सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट फर्स्ट जो है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बेसिकली चर्चा करने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्पेक्ट्रल सीरीज कई प्रकार की होती है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, पीफर्न सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ऐसे हम सभी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद रिडबर्ग फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जो कि इसी सीरीज पर दिया गया था, रिडबर्ग फार्मूला। फिर हम पढ़ेंगे रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर बोर एटॉमिक मॉडल भी इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए स्पेक्ट्रल सीरीज है क्या। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला स्पेक्ट्रल सीरीज, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। इवन पिछले साल में भी आपने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत डिटेल में इसमें हमने जाना भी नहीं है। जितना आपको पढ़ना है मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप कुछ एनर्जी लेवल्स बनाएं, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स बनाएं, ठीक, ये रही आपकी कुछ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। मान लीजिए ये एनर्जी लेवल है आपके, जिसके हम वैल्यू रख देते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, ऐसे n इक्वल टू 8, ऐसे सो ऑन, और सीरीज बनती चली जाएंगी। तो कुछ सीरीज होंगी, ये ऐसे आएगा पहले से, ऐसे सभी सीरीज से इसी पर आएंगे, ठीक। मतलब इसका ये मतलब निकला कि जब n इक्वल टू 1 पर आता है ये लाइंस, तो ये हमारा किस सीरीज का निर्माण करती है, लाइमन सीरीज, सो ऑन, ऐसे और जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे सबसे, ये हमारी कहलाती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक। मतलब n इक्वल टू 1 पे आ रही है, n इक्वल टू 1 पर आ रही है। कहां से आ रही है, सेकंड से। पहली लाइन इसकी कहां से आ रही है, सेकंड से। किस पर आ रही है, n इक्वल टू 1 पर। जब सेकंड पर आती है थर्ड से, तो ये हमारी बामर सीरीज कहलाती है। ये हमारी कहलाएगी बामर सीरीज, ठीक। एंड ये हमारी पास्चन सीरीज कहलाएगी। आप सभी इसके बारे में पढ़ चुके हो, हम बस फार्मूला इस पे बताने वाले हैं बस। बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। इसके बाद हम थोड़ा और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग बढ़िया समझ पाओ पास्चन सीरीज। फिर अगला हमारा आता है ये ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक। फिर इसके बाद जो सीरीज हमारी आती है वो होती है हमारी पीफर्न सीरीज। वो होती है हमारी, ये इस पे आती है, ये हमारी पीफर्न सीरीज कहलाएगी, पीफर्न सीरीज, ठीक। इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, बोलो सबको पता है। इसके बारे में सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, बोलो सबको आता है इसके बारे में कि नहीं, सब लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, आपने देखा कि स्पेक्ट्रल सीरीज में लाइमन सीरीज जो होती है, ये बामर सीरीज होती है, पासन सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज एंड ये पीफर्न सीरीज। इसी सीरीज पर एक रिडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना फार्मूला दिया था, रिडबर्ग फार्मूला, रिडबर्ग फार्मूला। उन्होंने इस स्पेक्ट्रल सीरीज पर या स्पेक्ट्रल लाइंस पर उन्होंने अपना फार्मूला दिया था, रिडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि रिडबर्ग फार्मूला के नाम से जाना गया। फार्मूला क्या बताता था कि 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपान n2 का स्क्वायर, और 1 अपान लेमडा को हम बोलते हैं न्यू बार। चाहे आप इस फार्मूले को याद रखिए, चाहे आप इस फार्मूले को याद रखिए, आर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपान n2 का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा रिडबर्ग फार्मूला हुआ था। अब हम देखेंगे रिडबर्ग फार्मूला
लाइमन सीरीज के लिए क्या बताता था, बामर सीरीज के लिए, पास्टन सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए एंड पी फंड सीरीज के लिए। तो देख लेंगे रिडबर्ग फार्मूला फॉर लाइमन सीरीज के लिए देखते हैं। रिडबर्ग फार्मूला में लाइमन सीरीज के लिए देखेंगे। लाइमन सीरीज के लिए निकालेंगे तो 1/λ या न्यू बार की वैल्यू, चाहे आप न्यू लिखें, फ्रीक्वेंसी जो होती है या जिसे हम वेव नंबर बोलते हैं, न्यू को आप वेव नंबर भी बोलते हो और इसे वेव लेंथ बोलते हो लेमडा को। अरे कोई वेव है ऐसे मूव कर रही है तो यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कितनी वेव्स हैं वो वेव नंबर कहलाएगा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड इसके और इसके बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या इस नीचे वाले पॉइंट के बीच की दूरी को, सबको पता है। तो या तो हम वेव नंबर कहें, वेव नंबर का जस्ट अपोजिट होता है हमारा वेवलेंथ। यहां पर अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो 1/λ = r, और ये ध्यान दीजिएगा लाइमन सीरीज में हम फर्स्ट वाली लाइंस के लिए बात करें, जितने भी लाइंस है सबके लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। फर्स्ट लाइन की बात करें फॉर लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन की बात हो रही, फर्स्ट लाइन। अब बारी बारी से निकालते चले जाएंगे, आपको समझ में आता चलेगा। r 1/n1 का स्क्वायर मतलब कहां पर आ रही है, ये फर्स्ट लाइन के लिए n1 ये होगा, n2 ये होगा, जहां से चलना प्रारंभ की तो n1 क्या होगा यहां पर n = 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 क्या होगा, पहली लाइन कहां से चलना प्रारंभ की, n = 2 से, तो 2 का स्क्वायर। ये अगर यही बात होती सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड लाइन की चर्चा करते तो 1/λ क्या निकलता, r 1/। सेकेंड लाइन के लिए मतलब ये फर्स्ट लाइन है, ये इसकी सेकेंड लाइन है, ये जो सेकेंड लाइन है ध्यान समझिएगा, जिसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं, ये सेकेंड लाइन। तो जहां पर आ रही है वो n = 1 ही है, मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस जहां से चल रही है ये n = 3। ऐसे अगर हम बात करें थर्ड लाइन की तो 1/λ = r 1/1 का ही स्क्वायर रहेगा, क्योंकि थर्ड लाइन ये रही हमारी, ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन की चर्चा कर रहे हैं तो n1 पर ही आ रहा है, माइनस कहां से चलना प्रारंभ किया, n = 4 से, 1/4 का स्क्वायर। तो वो लाइन पर डिपेंड करता है, ये नहीं है कि लाइमन सीरीज के लिए यही होगा, क्योंकि आपकी किताब में ऐसे ही लिख दिया गया है, बट ऐसा होता नहीं है। और भी डीपली किताब में देखेंगे तो ऐसा ही लिखा जाता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, ऐसे इनफाइनाइट लाइन तक, आपको मैक्सिमम 7 तक ही दिखाया जाता है। तो ये लाइमन सीरीज के लिए हो गया। अगर हम यही बात करें बामर सीरीज के लिए, तो आप बामर सीरीज के लिए यहां पर दिखा दोगे सेकेंड फॉर बामर सीरीज के लिए रिडबर्ग फार्मूला क्या निकला था कि 1/λ = हम सब में पहली वाली लाइन लेकर आपको बता दे रहे हैं, सब में पहली बार समझा दिया, सब में पहली लाइंस लेकर बताएंगे। 1/λ = r। बामर सीरीज के लिए क्या होता है, कहां से चलना प्रारंभ की, n = 3 से, पहली लाइन कहां पर आई, n = 2 पे, n1 क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस n2 क्या होगा 3 का स्क्वायर। ये बामर सीरीज के लिए हो गया। अगर हम यहीं पर बात करें पास्टन सीरीज की, फॉर पास्टन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर, मतलब पास्टन सीरीज के पहले लाइंस की बात करें तो n1 का स्क्वायर ये होगा, और ये किस पर आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस अगला किस पे आ रहा है, मतलब कहां से चलना प्रारंभ की, ये पहली वाली लाइन, n = 4 से, माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप और भी लिख लेंगे पास्टन के बाद ब्रैकेट सीरीज के लिए इधर लिख लेंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट सीरीज के अगर हम लिखना चाहें तो फॉर ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, n = 4, मतलब n1 4 होगा एंड n2 5 होगा, तो 1/λ = r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा। फॉर ऑलरेडी आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, क्लास 12th की चीजें ये सब। पी फंड सीरीज या 11th में भी पढ़े रहोगे। फॉर पी फंड सीरीज के लिए अगर हम देखें तो 1/λ = r 1/। पी फंड देखिए n1 की वैल्यू क्या है 5,
5 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 की वैल्यू फर्स्ट की लाइंस के लिए 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा रिडबर्ग फार्मूला आया था। मतलब आपने देखा स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है। स्पेक्ट्रल सीरीज आपने यहां पर पढ़ी 1 2 3 4 5 सीरीज के बारे में, जो कि n इक्वल टू 1 पर जो आकर मिल रही थी वो लाइमन सीरीज कहलाई, n इक्वल टू 2 पे जो आ रही थी वो बामर सीरीज कहलाई, n इक्वल टू 3 पे तो वो पासन सीरीज, 4 पे ब्रैकेट सीरीज एंड 5 पे पी फर्न सीरीज कहलाई। और इसी प्रकार रिडबर्ग ने अपना इस सीरीज के लिए फार्मूला डिराइव किया जो कि कहलाएगा हमारा 1 अपान लेमडा इक्वल टू r 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, जहां पर r क्या होता है, लेमडा सबको पता है, लेमडा इज ए वेवलेंथ, उसे हम उसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे वेव नंबर, जिसे आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी। 1 अपान लेमडा को हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इक्वल टू r हमारा यहां पर है रिडबर्ग कांस्टेंट, और n1 क्या है, जहां पर लाइंस आकर मिल रही हैं, और n2 क्या है, जहां से चलना प्रारंभ हुई है। सो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से। क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपके एग्जाम पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिडबर्ग रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, या डिराइव रिडबर्ग रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। आपको रिडबर्ग रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल को डिराइव करना होता है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट याद करा देंगे। आपने अभी तक देखा क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। देखिएगा सीरीज है, आपने ऐसे तो सीरीज देखी, ठीक, ये रही कुछ सीरीज। हालांकि हम पूरी सीरीज यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम जो प्रूव करने वाले हैं वो 1-2 सीरीज में ही प्रूव हो जाएगा। तो पहले हमने दिखा दिया, पहले हमारा लाइमन होता है, बामर होता है, पासन होता है, ब्रैकेट होता है एंड पी फंड सीरीज होता है। एंड हम यहाँ पर 2-3 सीरीज ही दिखा देंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2, ये थोड़ा सा यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। एक और होता है जो कोई आपके बुक में दिखाया जाता है, तो एक और लगा देते हैं, ठीक, ऐसे। एंड जो लाइमन सीरीज मिलती है हमको कहाँ से कहाँ तक मिलती है? ऐसे मिलती है, ऐसे मिलती है, ऐसे मिलती है, ये हमारी लाइमन सीरीज हो गई, ठीक, और इनफाइनाइट तक ऐसे चली जाती है। ये हमारी लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। 1-2 और हम लिख लेते हैं, ये हमारी बामर सीरीज, ठीक। हालांकि आप लोग रूलर की सहायता से बढ़िया फिगर बनाइएगा, हमने कोई रूलर नहीं लिया है, इसलिए बहुत अच्छा फिगर बन रहा है। लाइन तिरछी हो रही है ना। और अगला पासन सीरीज, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं? चैट सेक्शन में सब लोग लिख दिया करो, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो रहा है इतना ना? परफेक्ट, समझ में आ रहा है। अब देखिए लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, जैसे ब्रैकेट एंड पी फंड भी हो जाएंगी। तो हमें जो प्रूव करना है वो समझ लेंगे। मान लेते हैं इस पहली वाली लाइन का नाम रख लेते हैं एच अल्फा, ऐसे नाम रख लीजिए, एच अल्फा एंड एच बीटा, नामकरण कर दिए इसका। सर नामकरण तो छठे दिन होता है? अभी हमने पहले से ही कर दिया, पहले से ही सोच के रखा था ना। इसका नाम एच अल्फा एंड इसका नाम एच बीटा, मतलब जो n इक्वल टू 2 से आ रही है फर्स्ट पे उसका नाम एच अल्फा हमने रख दिया, जो n इक्वल टू 3 से फर्स्ट पे आ रही है उसका नाम एच बीटा रख दिया। ऐसे आप कोई भी 2 सीरीज ले लीजिए। तो अगर हम इसका एच अल्फा और एच बीटा लेते, एच बीटा में से एच अल्फा की वैल्यू घटा देंगे तो ये बामर सीरीज की पहली लाइन मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, ये हमने प्रूव किया था रिडबर्ग रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल में। अपने प्रिंसिपल में रिडबर्ग रिड्ज ने अब कंबाइन करके, रिडबर्ग और रिड्ज ने कंबाइन होकर के अपना प्रिंसिपल को कंबाइन करके इन्होंने प्रूव किया था कि एच बीटा माइनस एच अल्फा करोगे तो बामर सीरीज की पहली लाइन से मिलेगी, ये याद रखना। एंड इसकी ये इस सेकंड वाली लाइन को फर्स्ट वाली लाइन के वैल्यू से अगर घटा देंगे तो हमें पासन सीरीज की दूसरी लाइन मिल जाएगी। इसकी एच अल्फा एच बीटा रख दिए, इसकी क्या रख दें? एच अल्फा डैश एच बीटा डैश रख देते हैं, ठीक। एच अल्फा डैश एंड एच बीटा डैश, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। एच बीटा डैश। अब चलिए हम प्रूव करते हैं।
सिंस वी नो दैट फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो रिडबर्ग फार्मूला होता है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और याद रखिएगा जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे आप चलते रहिएगा, भी हम बोर एटॉमिक मॉडल जो पढ़ेंगे वो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के जैसा व्यवहार कौन सा करता है? हीलियम प्लस। हाइड्रोजन के जैसा व्यवहार कौन कर सकता है? लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिथियम के बारे में हम बोर एटॉमिक मॉडल प्रूव ही नहीं कर पाया था, उसकी लिमिटेशन थी। लिथियम डबल प्लस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोजन की तरह लाइकली व्यवहार करता है। ऐसे बेरिलियम ट्रिपल प्लस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसका भी बाद में निकालेंगे तो वही वैल्यू निकलती है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा। बेरिलियम में 4 होते हैं, 3 को दान दे दिया, एक बचा, मतलब हाइड्रोजन 1H1 की तरह वो भी बच गया। ठीक, तो इसी तरह हम बात करेंगे कि फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन सीरीज, मान लो H अल्फा एंड H बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि 1/λ की वैल्यू होती क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/, में n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। बोलो होता है ही नहीं होता? सब लोग कंफर्म हो कि नहीं? तो हम मान लेते हैं H अल्फा और H बीटा लिख लेते हैं। सपोज या कंसीडर H अल्फा and H beta be the first and second line of Lyman series। हमने मान लिया लाइमन सीरीज का जो पहली लाइन और दूसरी लाइन है वो H अल्फा एंड H बीटा है। तो आप निकालोगे 1/λ अल्फा की वैल्यू, ऐसे तो निकालोगे ना, 1/λ अल्फा निकालो, या फिर 1/λ को क्या बोलते हैं? न्यू अल्फा निकालो। बात तो एक ही हुई है ना यार। न्यू बार अल्फा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे? पहली वाली के लिए n1 की वैल्यू 1 माइनस 1/n2, पहली वाली लाइन सेकंड से स्टार्ट हुई है तो 1/2 का स्क्वायर। ये बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इक्वेशन बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं। एंड न्यू बीटा की वैल्यू निकालने तो रिडबर्ग कांस्टेंट 1/, देख रहे हैं सेकंड वाली लाइन कहां से आ रही है? थर्ड से आ रही है, फर्स्ट पे ही आती है ना, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 क्या होगा? थर्ड 3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। समझ में आया ना? तो अगर हम निकालें या इक्वेशन बना ही लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। सेकंड में को जब फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? न्यू बीटा माइनस न्यू अल्फा इज इक्वल टू, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, इधर भी आर है इधर भी आर, कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो गया। इधर क्या बचा? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, उधर माइनस करें तो माइनस 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। देख लो 1/1 का स्क्वायर ये घटता नहीं, हमेशा कटता नहीं, घटता है। हमने आपको काट के दिखाया समझाने के लिए। क्या मिला हमको? न्यू बीटा माइनस न्यू अल्फा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, पॉजिटिव है तो इसको पहले ले लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, विच सो ऐसे लिखेंगे, विच सो the equation of Balmer series of फर्स्ट लाइन। बोलो फर्स्ट लाइन के लिए बामर सीरीज के लिए इक्वेशन आता है ना। अगर बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का इक्वेशन निकालना चाहे क्या निकालते हो? न्यू बार इक्वल टू क्या निकल के आता है? रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर मतलब जिस पर आ रही है 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, पहली वाली लाइन के लिए अगर निकाल दो तो किधर होगा? 1/3 का स्क्वायर। बोलो है नहीं सेम? है कि नहीं सेम? मतलब ये निकला कि अगर हम किसी एक सीरीज के नीचे वाली सीरीज का सेकेंड लाइन के इक्वेशन में से फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को घटाएं तो अगली वाली उसके जस्ट ऊपर वाली सीरीज के पहले लाइन का इक्वेशन हमको प्राप्त होता है। ये प्रूव किया था रिडबर्ग रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल में ये प्रूव कर दिया गया था।
इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि अगर लाइमन सीरीज के सेकंड लाइन के इक्वेशन में से फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को घटाएं तो बामर सीरीज की पहली लाइन का इक्वेशन मिलेगा, या फिर आप बामर सीरीज के सेकंड लाइन का इक्वेशन माइनस फर्स्ट लाइन इक्वेशन घटाएं तो ये हमारा क्या मिलेगा, पास्कल सीरीज की पहली लाइन का इक्वेशन मिलेगा। और देखते हैं उसको भी वो मिलता है कि नहीं मिलता। ये तो हमें मिल गया कि लाइमन सीरीज के सेकंड लाइन का इक्वेशन में से फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, सेकंड लाइन का इक्वेशन ये था, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये कहा था, इसमें से इसको घटा दिए, मिला क्या, बामर सीरीज की पहले लाइन का इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, बामर सीरीज के सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में से घटा देंगे तो पास्कल सीरीज का पहला लाइन का इक्वेशन मिलना चाहिए। पास्कल सीरीज के लिए पहला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पास्कल सीरीज के लिए ध्यान समझिएगा, n1 के लिए क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस n2 के लिए पास्कल में क्या होगा, पहली लाइन के लिए बात करें इधर ये 4 का स्क्वायर। आइए देखते इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, कंसीडर आप इतनी प्रूव करना, अगर आ जाए बस इतना करके दिखा देना और कुछ नहीं कुछ में करना है। हमने आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि कई बच्चे तो सोचते हैं कि हो सकता है लाइमन के लिए ही बामर आता हो, ऐसा नहीं है। चाहे जिस सीरीज का ले लें, ऐसे पास्कल का लेंगे सेकंड लाइन का इक्वेशन फर्स्ट लाइन में से घटाएंगे तो अगला ब्रैकेट सीरीज का पहला लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो लिखेंगे कंसीडर H alpha dash and H beta dash be the first and second line, ऐसा हमने नाम रख दिया उसका, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज का पहला और सेकंड लाइन का इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन नहीं वैल्यू है उसकी, हमने ऐसे मान लिया। तो उसके लिए न्यू अल्फा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r 1/n1 का स्क्वायर। बामर सीरीज के पहले लाइन के लिए अल्फा डैश तो पहला लाइन है ना, तो पहले लाइन के n2 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर माइनस में कहां से चलना प्रारंभ हुई, थर्ड से 1/3 का स्क्वायर। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड न्यू बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r 1/, अरे बामर सीरीज है तो n1 तो उसमें 2 होना ही है क्योंकि सभी लाइंस 2 पर ही आ रही हैं, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में कहां से आ रही है दूसरी वाली लाइन 4 से 1/4 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इसमें भी सेम चीज कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस थर्ड। जब 4 माइनस थर्ड करेंगे तो मिले क्या, न्यू बीटा माइनस न्यू अल्फा इज इक्वल टू r, तो हमारा कॉमन हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ये इससे गया, बचा क्या r 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर, आया क्या न्यू बीटा माइनस न्यू अल्फा। बोलो मिला कि नहीं, विच इज द इक्वेशन ऑफ पास्कल सीरीज फॉर फर्स्ट लाइन, लिख लेंगे विच इज इक्वेशन ऑफ पास्कल सीरीज फॉर फर्स्ट लाइन। पास्कल सीरीज के पहले लाइन का इक्वेशन है ये, देख लो, समझ में आया, मतलब आपको समझ में आया कि रिडबर्ग कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल में कहा क्या गया कि अगर हम किसी भी सीरीज के सेकेंड लाइन के इक्वेशन को फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में घटा दें तो वो उसके अगले वाली सीरीज के पहली लाइन का इक्वेशन दे देता है। मतलब लाइमन सीरीज के सेकंड लाइन का इक्वेशन फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में से घटाइए, बामर सीरीज के पहले लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। बामर सीरीज के सेकंड लाइन का इक्वेशन फर्स्ट लाइन में घटाइए, पास्कल सीरीज के पहले लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। पास्कल सीरीज के सेकंड लाइन का इक्वेशन फर्स्ट लाइन में घटाइए तो हमें ब्रैकेट सीरीज मिल जाएगा, ऐसे हमें पी फंड सीरीज मिल जाएगा। वो भी बोल दे पी फंड सीरीज का नहीं, सॉरी ब्रैकेट सीरीज का सेकंड लाइन का इक्वेशन फर्स्ट लाइन घटा दे तो पी फंड सीरीज मिल जाएगा। एक ही बचा था ना, उसको भी बोल दिए। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ अगला वाला मिलेगा, याद हो जाना चाहिए हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगे। रिडबर्ग कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल फटाफट से नोट डाउन करें और चैट सेक्शन का उपयोग करते हुए सब लोग लिखेंगे। बोलो सबको समझ में आता है कि नहीं, यस या नो, बोलो सब लोग समझ में आता है कि नहीं, क्लियर। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, मेन मुद्दे के बारे में। ये तो छोटा क्वेश्चन था,
डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बोर एटॉमिक मॉडल। फिर इसके बाद हम लिमिटेशन भी पढ़ेंगे उसका। आज हम लिमिटेशन नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में, और उसके पोस्टुलेट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो इतना नोट डाउन करेंगे फटाफट से। अब हम चलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बोर एटॉमिक मॉडल के पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पता होना चाहिए। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन तो सबको मालूम है ही, लेकिन हमको एक बार फिर से बताने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना इसको समझे आगे की चीजें कम समझ में आएंगी। छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देंगे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के केस में क्वांटम थ्योरी थी क्या। चलिए बताएंगे इसके। टू एक्सप्लेन द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड बाय ए हॉट या फिर ब्लैक बॉडी, मैक्स प्लैंक इन 1901 प्रपोज्ड ए थ्योरी विच इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मतलब किसी गर्म वस्तु के लिए या फिर किसी ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया है, कंफर्म बताया है शुरुआती लेक्चर में। मैक्स प्लैंक ने 1901 ईस्वी में एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जो कि एक्सप्लेन कर पा रही थी रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी या किसी हॉट बॉडी के या फिर कोई ब्लैक बॉडी ले लें, उसके रेडिएशन के अलग अलग वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एक थ्योरी को प्रपोज किया, which is also known as quantum theory of radiation. According to this theory, इस थ्योरी के अनुसार या फिर द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के कुछ मेन फीचर्स थे, जैसे कि फर्स्ट, रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी होती है इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। ये चीज ध्यान देने की, जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो ना तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है और ना ही कंटिन्यूअसली इमिट होती है। मतलब ध्यान देंगे, जो रेडिएंट एनर्जी होती है ना तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है एंड ना तो कंटिन्यूअसली इमिट होती है। इट इज ऑलवेज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। ये एनर्जी पैकेट के रूप में, एनर्जी बंडल के रूप में डिसकंटिन्यूअसली इमिट या फिर एब्जॉर्ब होती हैं। और जो एनर्जी पैकेट होता है वही हमारा क्वांटा कहलाता है या फिर फोटॉन्स कहलाता है। मतलब रेडिएंट एनर्जी जो होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअसली ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही इमिट होती है, ये डिसकंटिन्यूअसली रूप से एज ए वेव पैकेट, एज ए वेव बंडल आप बोल सकते हो, वेव पैकेट के रूप में ये एब्जॉर्ब होती हैं और ये इमिट होती हैं, वो भी डिसकंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली होती ही नहीं, निरंतर नहीं होते, डिसकंटिन्यूअसली, विच इज आल्सो नोन एज क्वांटा, और जिसे हम फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। और सेकंड हमारा बताया जा रहा है कि ईच क्वांटम, या फिर क्वांटम बोले या फिर फोटॉन बोले, कि ईच फोटॉन हैज डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितने भी फोटॉन्स होते हैं उनके पास डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो कि होती है E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। इवन थर्ड बताया जा रहा है, ए बॉडी, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कोई सा भी बॉडी हो, कैन इमिट और एब्जॉर्ब आइदर वन क्वांटम ऑफ एनर्जी और इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम ओनली, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, इस प्रकार से इमिट कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। ध्यान से समझिएगा इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी बॉडी हो वो अगर क्वांटम को एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो वन क्वांटम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा E इक्वल टू एच न्यू, या तो इसके मल्टीपल्स को एब्जॉर्ब करेगा 2h न्यू, 3h न्यू, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो h न्यू को एब्जॉर्ब करेगा, या तो 2h न्यू को एब्जॉर्ब करेगा, या तो 3h न्यू, या तो 4h न्यू। इसी प्रकार हम nh न्यू को एब्जॉर्ब करेगा, वेयर n इज इंटीजर, या फिर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सो ऑन। आप बता सकते हैं ये कभी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता इस प्रकार से कि 1.5h न्यू, नो, 2.5h न्यू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, 2.7h न्यू।
ये हमेशा इस प्रकार एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, फिर भी इतनी एनर्जी में 2h, 3h, 4h, 6h या फिर h, लेकिन वो 1.5h, 2.5h, 3.5h, 2.1h इस प्रकार से एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि रदरफोर्ड की थ्योरी कहां पर जाकर फेल हुई, कि बोर्स ने अपनी थ्योरी दी थी, बोर्स ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया इस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के केस में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसके पॉस्टुलेट क्या क्या थे। सबसे पहले तो पॉस्टुलेट ही इंपॉर्टेंट होता है कि इस थ्योरी में बताया क्या गया, सबसे पहले वो मालूम होना चाहिए ना कि आखिर ये थ्योरी है तो थ्योरी का पॉस्टुलेट क्या है, मतलब किसके किसके बारे में और क्या क्या बताई है ये थ्योरी। पॉस्टुलेट देख लेंगे। पॉस्टुलेट क्या है इसका, सबसे पहले जो चीज रदरफोर्ड ने बोला था वही चीज नील बोर ने भी बोला। पहला पॉस्टुलेट बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एटम हैज ए सेंटर, एटम के पास एक सेंटर होता है, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। इसको पढ़ने बाद कोई इंटरेस्टिंग मैटर नहीं मिला, क्योंकि हमें ऑलरेडी रदरफोर्ड ने इसको बता दिया था कि कोई एटम होता है, चाहे जो भी आप एटम ले लो, उसके बीच में एक न एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, कंफर्म, जिसमें प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, इसलिए वो धनावेश होता है। इतना सबको मालूम हो गया था अभी तक, जब इनकी थ्योरी नहीं आई थी तब तक की बात करें। आज तो सब कुछ मालूम हो गया, सब पढ़ चुके हैं। मतलब जब नील बोर ने अपनी थ्योरी नहीं दी थी तब रदरफोर्ड ने बताया था कि एक एटम होता है जिसमें एक सेंटर भी होता है, प्रत्येक एटम का एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक धनावेश होता है, वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां तक हमें मालूम हो गया था। अगली चीज इन्होंने क्या बताया, यहां से कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहां से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट कामा फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। यहां तक समझ में आया। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कोई भी एटम है जिसका एक सेंटर है, कोई एटम है, मान लो कोई ये इधर एक एटम है, ये रहा एक एटम, इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, एक इधर एक सेंटर होगा जिसे हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इन्होंने क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट इसमें इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंजिंग आया। इन्होंने बताया कि कोई एक एटम है, मान लिया, यहां तक तो मालूम था, एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं लेकिन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रहेंगे, ये एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रहेंगे, वो भी फिक्स्ड। कौन से सर्कुलर ऑर्बिट में रहेंगे, NH/2π। आगे चल के इनका पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट यही था। सेकंड में तो बता दिए फिक्स्ड में रहते हैं, लेकिन इन्होंने और खोजा किस फिक्स्ड में रहते हैं। फिक्स्ड में तो रहते हैं मान लीजिए, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि फिक्स रहते हैं तो किस सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं। अगर न बता होते तो यहीं पर इनका लिमिटेशन हो जाता, लेकिन बंदे ने खोज लिया था। इन्होंने बताया
कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिधर मन कहे उधर ही रह जाएंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, इनकी तरह ये चीज विथ फिक्स्ड एनर्जी, एक फिक्स एनर्जी के साथ रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग, ये एनर्जी और वेलोसिटी के बारे में चर्चा नहीं की, सिर्फ बताया कि फिक्स्ड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं। बट इन्होंने क्या बताया कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में तो रहते हैं लेकिन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं विथ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। वो अपने फिक्स एनर्जी के साथ रहते हैं। अभी हम चर्चा करते करते आगे चलेंगे, एनर्जी के बारे में भी बताएंगे। एनर्जी इधर सबसे कम एनर्जी और इधर 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 बढ़ती हुई एनर्जी चली जाती है, सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी, अभी हम चर्चा करेंगे एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और रेडियस के बारे में सब कुछ निकालेंगे। डोंट वरी, आज सब कुछ कंप्लीट लेक्चर होने वाला है, लंबा लेक्चर चलने वाला है। तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस होता है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं, वो भी फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ और फिक्स्ड एनर्जी के साथ। किस वेलोसिटी के साथ आगे चल के बात करेंगे, किस एनर्जी के साथ आगे चल के बात करेंगे। लेकिन यहां पर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में रहते हैं उसके बारे में इनका तीसरा पास्टुलेट आप देख लेंगे। थर्ड कह रहा है कि इसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मतलब एक प्रकार से चक्कर लगाना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच, जिसके लिए फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, अभी एंगुलर मोमेंटम के भी बारे में बता देंगे। क्लास 11th में पढ़े थे आप लोग एंगुलर मोमेंटम, लेकिन अभी याद नहीं होगा, हम जानते हैं, ये डैश कर लो, अभी हम बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उन सर्कुलर ऑर्बिट में वनली दोज इन विच, जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मल्टीपल्स ऑफ h/2π। ये चीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे, जिन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू आती है वो h/2π का मल्टीपल्स हो। मतलब L इज इक्वल टू NH/2π, इसका ये मतलब है। वेयर n जो दिखाता है वो क्या है, एक प्रकार से इंटीजर है। इंटीजर ये हमारा दिखाता है सेल के बारे में, सेल को प्रदर्शित करता है। और इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे so on। अगर हमारा n इक्वल टू 1 हुआ तो k, n इक्वल टू 2 हुआ तो l, n इक्वल टू 3 हुआ तो m एंड n इक्वल टू 4 हुआ तो n। इस प्रकार इन्होंने बताया। मतलब इन्होंने कहा सबसे पहले कि एक एटम होता है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है। एक एटम है, मान लो उसके सेंटर पर न्यूक्लियस है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही होंगे, अदरवाइज अन्य किसी ऐसे नहीं है कि जिधर मन कहेंगे उधर रह जाएंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले वाले का h/2π, दूसरा वाला 2h/2π, तीसरा वाला 3h/2π एंड फोर्थ वाला 4h/2π। ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब n की जगह आप एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। जब 1 रखे, n बराबर 1 रखा तो h/2π मिला, इसे हम बोलते हैं k। जब हमने 2 रखा तो हमारा मिला 2h/2π, इसे बोलते हैं l। जब हमने 3 रखा तो इसे बोलेंगे m एंड जब हमने 4 रखा तो इसे बोलेंगे n। ऐसे बढ़ता चला जाएगा KLMN OP। ठीक, समझ में आया? तीनों पोस्टुलेट यहां तक क्लियर हुए? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, सबको पता है क्योंकि आप इससे पहले पढ़ भी चुके हो। बात आती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो भूल गए ना, भूल गए होगी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आइए बता देते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे?
यल से। ध्यान सुनना, अगर यहां पर कोई भी पार्टिकल रखा है जिसका मास स्मॉल m है और रेडियस r है और इस प्रकार एक ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, हालांकि हमारा सर्कल बहुत अच्छा बनता है, ध्यान देना, क्या करें बच्चों लोग, सर्कल बनता ही नहीं तो हम क्या करें, हमारी क्या गलती है इसमें, हमारी क्या गलती है। बन जा बन जा, देखो फिर टेढ़ हो गया तिरछा। अब की बार नहीं बनेगा तो वैसे रहने देंगे। नहीं बना, मैंने बोला था वैसे रहने देंगे तो मिटाएंगे नहीं, कतई नहीं मिटाएंगे। आप लोग समझ लेना, हमारा सर्कल अच्छा बनता है। कोई मान लो यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास m है, समझ में आया, मास m है, रेडियस इसका स्मॉल r है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इधर आप देखोगे क्या, हर एक पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इधर देखो ये 90 डिग्री पर रेडियस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, चाहे जिधर देख लो। इस पॉइंट पर देखो ऐसे मूव करता दिखाई देगा, ये इधर से रेडियस मिला लो 90 डिग्री है कि नहीं है, मतलब हर एक पॉइंट पर ये 90 डिग्री पर मूव कर रहा है रेडियस से। तो यहां पर बताएंगे क्या, यल बराबर होता क्या है, यल बराबर, तो यल बराबर होता है मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है रेडियस, रेडियस क्रॉस लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वैल्यू रखेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इक्वल टू रेडियस वेक्टर आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेक्टर पी, और लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू हम जानते हैं mv होता है, तो यहां पर रखेंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर m, तो वेक्टर होगा नहीं, या मास वेक्टर v, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, m r क्रॉस वेक्टर v, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही है तो वो तो हमारा हम सभी जानते हैं ना, ये हमको चाहे जहां लिखें क्योंकि इट इज स्केलर क्वांटिटी, आप सभी लोग पढ़ चुके। अगर a स्केलर क्वांटिटी है तो आप लिख सकते हो a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिखो, या फिर वेक्टर a क्रॉस a वेक्टर b लिखो। बात तो एक ही हुई ना, क्योंकि a इज स्केलर क्वांटिटी, स्मॉल है छोटको एक, ठीक। तो वैसे यहाँ पर m क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से बाहर कर लेंगे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v। और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप साइन लगाते हो, कॉस लगाते हो, साइन लगाते हो, तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v हो जाएगा r v साइन थीटा, तो m r v साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, r और v में, r और v में 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा m v r। याद रखना आपसे, एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr, किसी पार्टिकल का मास उसकी एंगुलर जो स्पीड है, मान लो जिधर वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका रेडियस कितना है, mvr इज एंगुलर मोमेंटम। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एंगुलर मोमेंटम भी समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं फोर्थ पास्टुलेट की तरफ, नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए अब हम देख लेते हैं फोर्थ पास्टुलेट की तरफ, जो हमें मिला क्या, वेक्टर आर इक्वल टू, इधर लिखते चलेंगे एम वी आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी काम आएगा, बड़े काम की चीज थी ये ना, अभी काम आने वाला है इसका। तो फोर्थ पास्टुलेट क्या बोलता है, व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई न्यूक्लियस है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक। व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड
प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ में आया? मतलब जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय जानते हो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। मतलब क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, समझना ध्यान से। अब देखो, कोई ये न्यूक्लियस है, ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो हमारा Fe होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe को हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही हमारा क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? केंद्र की तरफ कि केंद्र से बाहर की तरफ? केंद्र की तरफ, मतलब Fc होगा। Fe इक्वल टू Fc, इसके कहने का मतलब Fe इज इक्वल टू Fc, इसके कहने का मतलब। अब Fe की वैल्यू रख दे और Fc की वैल्यू रख दे। अब देखो, कोई भी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। जैसे देखो, साइकिल चलाते हो आप लोग ना, साइकिल ऐसे बीचों बीच चलाओ, मतलब गोला गोला घुमाओ आप, या मोटरसाइकिल चलाते हो ऐसे गोला गोला घुमाओ, तो बाहर की तरफ क्यों नहीं गिरते? अंदर की तरफ झुक जाते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है, आपको अपनी तरफ खींच लेता है। बोलो होता है कि नहीं? आप ऐसा कभी देखो कि आप गोला साइकिल घुमाओ या गोला मोटरसाइकिल घुमाओ, तो कभी सीधे रह के गोला घुमा सकते हो? नहीं होगा। सीधे रह के घुमाओगे ना, फेंक दिए जाओगे, मतलब उस तरफ चले जाओगे हमेशा, इसलिए उस तरफ झुक जाते, जिधर घुमाते हो उसी तरफ झुक जाते हैं। मोड़ पे आप मुड़ते हो, जिधर बाइक को मोड़ते हो उधर आप झुक जाते हो। और वैसे सड़क भी होती है झुकने वाली। सड़क अगर बना दी जाए जिधर मोड़ पड़े, मतलब आप चल रहे हो, आपको राइट साइड मुड़ना है, तो सड़क की राइट साइड ऊंची है और लेफ्ट साइड नीचे है, तो आप मुड़ने के बजाय ना उस तरफ चले जाओगे। ऐसे ही होता है, इसलिए सड़क ऐसी बनाई जाती है कि आप जिधर मुड़ो उस साइड थोड़ा सा झुका हुआ रहे। ये चीज है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसके कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये क्या होता है? mv स्क्वायर अपान आर। सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, mv स्क्वायर अपान आर सभी लोग जानते हो। और डिटेल में चलते हैं, आइए देखते हैं Fe कैसे निकालेंगे और mv स्क्वायर अपान आर कैसे आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया जा रहा है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है और ये कोई न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E माइनस, न्यूक्लियस पे चार्ज Zd प्लस। यही तो होता है, प्लस का Zd या Zd प्लस, चाहे जो लिखे प्लस का Zd। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर क्या है? न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस पे प्लस ई को किसे बोलते हैं? प्रोटॉन को प्लस ई लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई लिखते हैं। ऐसे तो होता है। E इज ए फंडामेंटल चार्ज, ये हमारा फंडामेंटल चार्ज है, इससे मत भूलना। फंडामेंटल चार्ज ये दो प्रकार में डिवाइड किया गया था। फंडामेंटल चार्ज जो मूल आवेश जिसे बोलते हैं E प्लस एंड E माइनस, इसे बोलते हैं प्रोटॉन और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। वैल्यू इसीलिए सबकी सेम होती है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप E प्लस कहाँ लिख दिए। E प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। जिसको ना पता हो, काफ़ी बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते छोटी मोटी चीज़ें, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें बाद में चल के थोड़ा आपको दिक्कत कर जाती हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस था, इधर प्लस ई चार्ज था, प्लस ई चार्ज था, प्लस ई चार्ज था, प्लस ई चार्ज था, ठीक। इलेक्ट्रॉन तो था ही हमारा बाहर, वो तो हमारे जानते ही हैं। न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर Z ना, एक E है तो 1E, 2E है तो 2E, 3E है तो 3E, तो Z एटॉमिक नंबर है तो ZE। न्यूक्लियस पे कितना जाएगा? ZE। समझ में आया? कंफर्म? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे प्रोटॉन, ZE।
हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है 1/4π इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4π इंटू Q1, फर्स्ट पे चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन E इंटू Q2 क्या है ZE/में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4π इंटू में ZE इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा ZE² में आर स्क्वायर, ये आया FE, इतना न्यूटन। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अप्लाई होता है, कोई गोला है, ध्यान समझिएगा, इसका रेडियस है r, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, ठीक, ये चीज ना, इसका मास है जो यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो ये इसका सेंटर है, सेंटर समझना, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, वहां पर हमने शायद गलत रख दिया, सेंटर को यम रख दिया था, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी बात हो रही है, इसका मास यम है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, Fc इक्वल टू mv² में r, mv² में r। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या, यहाँ आप बोलोगे क्या, इसके अनुसार F इक्वल टू F, तो फ्रॉम एक्सप्रेशन आप जानते हो F इक्वल टू FC, F की वैल्यू रखोगे क्या 1/4π इंटू में ZE² में R स्क्वायर इज इक्वल टू mv² में R। समझ में आया, ये mv² में R। या कट करना चाहे तो इधर R से एक R कैंसिल भी कर सकते हैं, ना, वो तो अपनी इच्छा, बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत, जब भी करना होगा। ये बना लो इक्वेशन नंबर 2 और वहीं पर ले जाकर रख दो, इसको उठाओ ऐसे, इसको इधर ला कर रख देंगे, क्या हो बचा हुए 1/4π इंटू में ZE² में R स्क्वायर इक्वल टू में mv² में R। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, अभी यूज होगा इसका, बोलो समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अप्लाई होगा। अगला पोस्टुलेट क्या बताया जा रहा है, अगला पास, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा हो, नई एनर्जी को वो लॉस करेगा, मतलब नई एनर्जी कम होगी, लॉस भी नहीं करेगा, और ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा, मतलब ना तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, ना तो उसे एनर्जी गेन होगी, ना तो प्राप्त होगी, ना उसकी एनर्जी कम होगी, अर्थात उसी वो अपने ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। लेकिन रदरफोर्ड यहीं पर बताते हुए उनका थियरी फेल हो गई थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें लग रही है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, तो ऐसे ऑर्बिट में मूव करते हुए जैसे एनर्जी खत्म होने लगती है, धीरे 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 खत्म हो जाएगी, तो खत्म जब एनर्जी होगी तो वो उसका ऑर्बिटल जो रेडियस होगा वो छोटा होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज, मतलब खेल खत्म ना। मिला क्या हमको, वो जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था सब कुछ नष्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि ना तो वो एनर्जी लॉस करता है, ना ही एनर्जी को गेन करता है। तो लिखेंगे while revolving in fixed circular orbit एंड इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी बात हो गई ना। एंड इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉर लॉस एनर्जी, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, नाइदर गेन नॉर लॉस एनर्जी, ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लॉस करेगा। समझ में आया, मतलब जो ऑर्बिट और सेल वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड।
समझ में आया? आप सभी जानते हो n इक्वल टू 1 के लिए k, n इक्वल टू 2 के लिए l, n इक्वल टू 3 के लिए m, n इक्वल टू 4 के लिए n होता है। मतलब वो फिक्स्ड सेल में मूव करता रहेगा। इसके अनुसार कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, किसी फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ। तब जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ना तो इसकी एनर्जी कम होगी ना तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ही पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अंदर वाले सेल में चले जाएंगे अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खो करके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। अभी काफी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 3 कैसे आ गए? तो अब देखिएगा यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या हुआ। अगर इसकी एनर्जी ना तो गेन करेगा, मतलब गेन करता तो वो ऊपर चला जाता, ज्यादा एनर्जी हो जाती। अब इम्प्रूव करके दिखा देंगे, एनर्जी जैसे जैसे बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ती चली जाती है, दिखाएंगे। अभी एनर्जी की बात जस्ट करने वाले, छठवां पोस्टुलेट अभी हम स्किप करेंगे, अभी बाद में छठवां पोस्टुलेट बताएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे एनर्जी कम होती चली जाती तो ऐसे गिरता आता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। अभी हम आगे बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, बट इसमें हमने क्या बताया, ना तो लॉस कर सकता है ना तो गेन। उसमें अलग कंडीशन है, उसमें कह रहा है अगर उसको गेन करवाओगे, आप एनर्जी दोगे, खुद से नहीं करने वाला, कुछ खुद से नहीं करने वाला। अगर आप उसे एनर्जी दे रहे हो तो वो भाग जाएगा अगले वाली कक्षा में, उतनी पर्याप्त ऊर्जा अगर मिल रही है। अगर नहीं दे रहे हो, उससे एनर्जी खींच ले रहे हो, निकाल ले रहे हो, तो वो नीचे वाली कक्षा में गिर जाएगा। ये ठीक, तो नोट डाउन करें इतना। फिर हम चलते हैं कुछ कैलकुलेशन निकालेंगे, जैसे हम रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके साथ साथ हम टोटल एनर्जी भी फाइंड करेंगे। तब हम आगे चलने वाले हैं, मतलब रेडियस निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बाद टोटल एनर्जी भी हम फाइंड कर लें। तो उसके बाद हम चलेंगे 6th पोस्टुलेट की तरफ। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर पोस्टुलेट अभी हम नहीं पढ़ने वाले, इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, इसे स्किप कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैलकुलेशन सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ सेल, या आप कई लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ सेल। बात एक ही हुई, सेल का रेडिएशन निकाले, रेडियस निकालें, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का nth सेल में या फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में उसका रेडियस निकालें। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रेडियस निकालेंगे। बात एक ही हुई ना। तो रेडियस ऑफ सेल चाहे जो लिखे, हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए हम इन दोनों फार्मूले की मदद लेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर से वेलोसिटी, मास और रेडियस, इधर 3 चीजें हैं हमारी। आप देख रहे हो अगर हम वेलोसिटी यहाँ से हटा दें ना, ये स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा, ये mv स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी यहाँ से हटा दें तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में देख रहे हैं v स्क्वायर है, फर्स्ट में v स्क्वायर नहीं सिर्फ v है, तो फर्स्ट को पहले स्क्वायर कर दो, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिले क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं एल की वैल्यू क्या होती है, NH/2π। एल की वैल्यू होती क्या है, NH/2π। तो यहाँ पर एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NH/2π ही लिख दें। NH/2π क्या बार बार बदलेंगे वैल्यू, ठीक, NH/2π ही रख दें। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, NH/2π का स्क्वायर मिले क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर अपान में 4π स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइड बाई सेकेंड। थर्ड को हम सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक, 3 डिवाइड बाई सेकेंड। तो थर्ड क्या है हमें, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π का स्क्वायर इक्वल टू में m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड क्या है, ZE स्क्वायर अपान 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर अपान आर।
यम वी स्क्वायर अपान में आर, इसका अपान में लिख सकते हैं, नहीं है तो ठीक। कटेगा क्या, आप पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर है, मान लो इधर देख लो कुछ कट रहा है, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर से इधर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर भी कुछ कट रहा है, इधर एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और जितना भी नहीं कट रहा है आप देख लेंगे, बाहर जब मल्टीप्लाई करेंगे समझ में आ जाएगा। 4 ऊपर जाएगा तो 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई ना, क्या बचा 4 पाई, एक ही पाई तो कटा था, 4 पाई जी डी का स्क्वायर, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ना, बचा क्या हमको, इसको आर को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर तो यम बचा था, एक यम से एक यम भी कैंसिल, क्या बचा यम आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकली कि नहीं निकली, आर की वैल्यू क्या निकली, आर इक्वल टू यम, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई जेड ई स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू निकली, ये लिख लो, आर की वैल्यू हमें मिली क्या, आर की वैल्यू हमें मिली एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम जेड ई का स्क्वायर। बट फार्मूला अगर हमको मालूम चल गया, ठीक, अगर हमें निकालना हो, ध्यान समझना, अगर हमें निकालना हो, क्वेश्चन इस पे करना हो, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले आप एक इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या क्या वेरिएबल है, यन यहाँ पर वेरिएबल है, यन यहाँ पर वेरिएबल है, यन चेंज हो सकता है 1 2 3 4, एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻³ आपको रखना है, ये जो सेकंड, ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट टर्म, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12, अरे यही तो होता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही से तो मिला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई थी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 गुणे 9 गुणे 10⁻9 ऐसे, तो ये वैल्यू निकली थी, ऊपर ले जाकर जब करोगे तो आप 8.85 इंटू 10⁻12, ये जस्ट अपोजिट था ना इसके, ये नीचे चला गया तो क्या बचेगा हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे यार छोटी छोटी चीजें हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। जेड यहाँ पर चेंज हो सकता है, ई तो चेंज होगा नहीं, ई की वैल्यू तो सेम है 1.6 इंटू 10⁻19। जेड हमारा क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो 1, हीलियम के लिए निकाल रहे हैं 2, बेरिलियम के निकाल रहे हैं 4, बोरान के लिए निकाल रहे हैं तो 5, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो वो भी चेंज है। जो चेंज है, जो वेरिएबल है उसको हम अलग अलग लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म जो है उसको अलग लिख के हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। मिले क्या हमको आर इक्वल टू इधर एन चेंज है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम, यम भी तो हमारा चेंज नहीं होगा ना, पाई एम ई स्क्वायर, मिला क्या हमको एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। अरे यही तो मिलेगा ना एन स्क्वायर अपान में जेड। अब देखो इसकी जो वैल्यू आती है, आप पूरा रख के जब सॉल्व करोगे बहुत टाइम जाएगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जब वैल्यू आप रखोगे, सबकी वैल्यू पता तो है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.53 एन स्क्वायर अपान में जेड एंगस्ट्रॉम में आती है। किसमें? एंगस्ट्रॉम में, मतलब 10⁻10 ये वैल्यू आती है। अब हम चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करिए फटाफट से, हम क्वेश्चन चालू करें। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान देंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि फाइंड द रेडियस, ऐसे बोला जाता है, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे बोल दिया गया। क्वेश्चन देख लो कि फाइंड द रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेल।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेल के लिए आपको हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस प्राप्त करनी है यार। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखिए, ऑफ इधर फार लगाइए तब अच्छा लगेगा ना। आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, तो कैसे सॉल्व करोगे ये चीज बताओ। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, ये हमको फार्मूला मिला है, रेडियस निकाल रहे हैं फर्स्ट के लिए, तो क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू 1, 0.53 इंटू में एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपान में एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 होता है, बराबर क्या हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम में, तो वैल्यू थी ही हमारी। R2 निकाल रहे हैं, मतलब दूसरे सेल के लिए एन की वैल्यू 2, 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर बटे जेड की वैल्यू ऑलवेज 1, तो क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने को 4 3 जा 12, 4 5 जा 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। एंड अगर बात कर लें R3 की, हो जाएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 0.53 इंटू 9, तो 9 3 जा 27 बचा 2, 9 5 जा 45, 45 46 47, 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये आ गया हमारा रेडियस। समझ में आया, बहुत सिंपल था, क्या था इसमें, कुछ नहीं था ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस इज सेम टू, किससे सेम है, सेम टू फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिया जा रहा है जैसे n इक्वल टू 2 लिथियम प्लस प्लस के लिए, n इक्वल टू 2 बेरिलियम प्लस 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 के लिए, n इक्वल टू 2 हीलियम प्लस के लिए, क्योंकि वैलिड किसके लिए होता है, हीलियम के लिए वैलिड ही नहीं है, हीलियम प्लस के लिए वैलिड है, क्योंकि लाइक वो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करना चाहिए। एंड n इक्वल टू 3 हीलियम प्लस के लिए। इस प्रकार पूछा जा रहा है, मतलब तीसरे सेल के लिए हीलियम प्लस के लिए बराबर होगा दूसरे सेल के लिए हीलियम प्लस, या दूसरे सेल के लिए बेरिलियम ट्रिपल प्लस, या फिर दूसरे सेल के लिए Li प्लस प्लस के बराबर होगा। कैसे, रेडियस किसका बराबर होगा, मतलब इसके अनुसार कहा जा रहा है जो हाइड्रोजन एटम के लिए न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का मान लो पहला सेल का है, तो वो क्या हीलियम प्लस के दूसरे सेल के रेडियस के बराबर होगा, मतलब रेडियस के बारे में कहा जा रहा है, या हीलियम के तीसरे रेडियस के बराबर होगा, या फिर बेरिलियम के दूसरे सेल के बराबर होगा, मतलब दूसरे सेल के रेडियस के बराबर होगा। इस प्रकार पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे। आप सभी जानते हो कि फॉर हाइड्रोजन एटम, ये देखो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल के लिए कितना निकला था 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब रेडियस 1 फॉर हाइड्रोजन कितना आता था 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हम बारी बारी से निकाल लेंगे, पहले हम देख लेते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। n इक्वल टू 2 के लिए जब हम लिथियम प्लस के लिए निकालते हैं तो L लिथियम प्लस के लिए निकाल लेंगे, क्या बचेगा, हमें क्या मिलता है हमको 0.53 इंटू में n स्क्वायर, n की वैल्यू है 2 को स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बटे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 एंगस्ट्रॉम, ये निकल ही नहीं सकता, ये उसके बराबर कहाँ होगा। अगला देख लो R किसका, बेरिलियम प्लस 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 का, इसके लिए क्या जाएगा 0.53 इंटू n की वैल्यू 2 है, तो मिले क्या हमको, ये इधर n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 अपान बेरिलियम का Be होता है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, ये रख दो 4 एंगस्ट्रॉम, ये 4 कैंसिल हो, बचा हमको 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब वैल्यू कौन सी सही है, ये। ऐसे आप बता सकते हो, और भी कैलकुलेट कर लो, इन सब का थोड़ी आएगा ही नहीं, वही हमारा सही है n इक्वल टू 2 के लिए। सो नोट डाउन करिए, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो रेडियस आपने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू मिली, आपने क्वेश्चन भी किया। अब हम चलते हैं वेलोसिटी निकालने की, कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड सेल, किसी भी फिक्स्ड सेल में या nth सेल आप निकाल लेंगे, इन nth सेल, nth सेल के लिए हम nth सेल के लिए निकाल लेंगे तो सभी के लिए निकाल लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करो, अदरवाइज मजा नहीं आता ना। समझ में आ रहा है? काफी बच्चों को समझ में आ रहा है, लिख रहे हैं। अगर ना समझ में आ रहा तुरंत बता दिया करो चैट सेक्शन में, तुरंत बता दिया करो, हम तुरंत आपका आंसर दे देंगे। आप लोग लिखा करो चैट सेक्शन में, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन है क्या इसमें, बहुत सिंपल था, हमने इसलिए बहुत धीरे धीरे करके समझाया। सबको समझ में आया ना? अब चलिए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। nth सेल में हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकाल पाएंगे? देखिएगा, हमें मालूम क्या है, ये देखो mvr बराबर nh/2 पाई। आपने r की वैल्यू निकाली, अगर r की वैल्यू यहाँ पर रख देते v की वैल्यू निकल पाएगी। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हालांकि मैंने इक्वेशन थर्ड जो बनाया था उसके बाद इक्वेशन 4 होना चाहिए, r की वैल्यू जो निकाले, आप जो मन कहे रख लो यार। r की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, क्या मिलेगा, यम वी, r की वैल्यू क्या है, r की जगह रखोगे n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m जेड ई का स्क्वायर। अरे यार, r की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दिया ना, इक्वल टू क्या बचा हमारा, ये NH/2 पाई एज इट इज, NH/2 पाई। एक n से एक n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, बस एक m से एक m कैंसिल। वाह वाह, काटने मजा आता है ना। हमें चाहिए वेलोसिटी, तो v इधर क्या बचा, NH एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जेड ई स्क्वायर इक्वल टू में 1/2। ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या बचा, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन NH एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये वैल्यू आ गई, जो वेरिएबल हो, जो कांस्टेंट हो अलग अलग कर लो, 1/2। इधर जेड वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है नहीं, ई स्क्वायर ऐसे लिख लो ना, ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन भी वेरिएबल है, एच और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2h एप्सिलॉन नॉट। क्या हो चाहिए इधर, जेड अपॉन एन। तो ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट को जब हम सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू सबको पता है, 2 × h की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है। टोटल जब हम निकालेंगे, मतलब इसको सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो मिलेगा क्या हमको, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये मिलने वाला हमें 2.18 × 10⁶। कितना, 2.18 × 10⁶, 2.18 × 10⁶ जेड अपान एन मीटर पर सेकेंड। ये हमारी निकली v की वैल्यू। समझ में आया? जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, एन यहाँ पर सेल है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझेंगे। क्वेश्चन इस पे आता है कि फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। अगर पूछ लिया गया आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन क्या आ गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। हालांकि जितने भी वेलोसिटी होंगी सब में अलग अलग होंगी, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। फर्स्ट सेल में वेलोसिटी अलग होगी, सेकंड सेल में वेलोसिटी अलग होगी, थर्ड सेल में वेलोसिटी अलग होगी। सेल की संख्या बढ़ाओ वेलोसिटी घटती जाएगी, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ समझ में आ जाएगा। सेल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, सेल नजदीक रहेगा वेलोसिटी ज़्यादा तेज रहेगी। आइए हम निकाल लेते हैं। सेकंड ऑर्बिट के लिए मतलब n = 2 के लिए कह रहा है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है। सॉल्यूशन देख लेंगे तो आप वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा क्या हमको, v = 2.18 × 10⁶। इतना तो था ही। z की वैल्यू क्या है 1 अपान हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या था 1। n सेकंड सेल के, इसको कट कर देंगे तो क्या 2 × 1 = 2, 0 9 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। कई बच्चे कहाँ पर गलती करते जानते हो, जब इसको कट कर लेते हैं 2 1 = 2.29 18 डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा गलती हो जाता है। तो आपको मिल जाएगा 19 के 2 से गुणा कर दो, 38 3.8 आना चाहिए था, बट ये 2.18 आ रहा है ना।
ये गलत बात है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग अच्छा रखिए, समझ में आया। अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? चैट सेक्शन में लिखो हाँ या ना। क्लियर? सबको समझ में आया? सो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी किस प्रकार फाइंड करेंगे, सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं एनर्जी के बारे में। अगला बार शायद 2 पॉइंट हमने लिख लिया ना, तीसरा हम निकालेंगे एनर्जी। एनर्जी सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप देखते हो काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा और फिर हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है, जैसे 2 पार्टिकल्स या 2 चार्ज साथ साथ रख दो, पॉजिटिव निगेटिव, तो उसके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी कार्य करती है। 2 मास को एक साथ साथ रख दो, मतलब 2 बॉडी रखोगे, 2 किसी भिन्न भिन्न मास या सिमिलर मास जैसे भी रखो, 2 बॉडी को अगर साथ साथ रख दोगे उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कार्य करती है। काइनेटिक एनर्जी जानते हो, वो उसकी गतिज ऊर्जा ही होती है। तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv², ½ v²। v की वैल्यू तो आपको सबको पता है, ZE² अपान में 2NH एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, v सिर्फ v की वैल्यू थी ये, ½ m इंटू ZE का होल, ZE² का होल स्क्वायर करोगे ZE² e⁴ जाए, क्योंकि स्क्वायर का होल स्क्वायर e⁴, 2 का स्क्वायर करोगे 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये बचा। ठीक, अब देखो m e⁴ अपान में 2 4 जा 8 n भी है हमारा h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक, और बचा क्या हमारा Z² अपान में n²। तो जब हमने m मतलब मास रखा, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है। E की वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, H की वैल्यू रखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। तो फाइनली हमारा सॉल्व करने के बाद ये आता है 13.6 Z² अपान में n²। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, जूल में नहीं आती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप सब जानते हो ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, बहुत सिंपल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। अगर जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो इससे डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस संख्या में से गुणा कर दें तो जूल में बदल जाएगा। आप बदल सकते हो इच्छा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी 2 पार्टिकल के बीच, मान लो मास की बात अगर करें तो वहाँ पर द्रव्यमान जब बात करेंगे तो उसके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी लगती है। चार्ज रखेंगे, यहाँ पर हम चार्ज रख रहे हैं तो उसके बीच में जो एनर्जी लगेगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने यहाँ पर 2 चार्ज रखे थे, एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा था, दूसरा हमने न्यूक्लियस रखा था जिसपे चार्ज Ze था, बीच की दूरी हमने r रखी थी। तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी 1/4πε0 इंटू में। और जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव रखी जाती है। यहाँ पर वैल्यू जो रखोगे वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव और निगेटिव रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव इसलिए -e, एंड Ze जो है वो पॉजिटिव इसलिए +Ze, क्योंकि Q1 Q2 होता है अपान में r। ये चीज क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1/4πε0 इंटू में Ze², 1/r है, r की वैल्यू इतनी है, 1/r की वैल्यू, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना निकलेगा πmZe² अपान में n² अपान में सॉरी ε0। ठीक, अरे भाई r की वैल्यू इतनी है, 1/r की वैल्यू निकालोगे पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, πmZe² अपान में n²h² ε0। अब देखो कुछ कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल, ये हम कहाँ कैंसिल हो रहा है जी, पाई कैंसिल। ठीक, ε0 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए माइनस में क्या बचा आपका, z इंटू Z² हो गया, e² m e⁴ ना, डिवाइड बाई ये 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h² इंटू में बचा क्या हमारा माइनस में, इधर क्या बचा Z² अपान में n²।
ये एन स्क्वायर यहाँ से हटा दो, क्योंकि एन स्क्वायर वेरिएबल है, चेंज होगा सबके लिए, अलग सेल के लिए अलग होगा। और जैसे हाइड्रोजन के लिए रहे हैं जेड की वैल्यू 1, हीलियम के लिए ले रहे हो जेड की वैल्यू 2, लिथियम के लिए लेंगे जेड की वैल्यू, मतलब एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, इसलिए हमने बाहर कर लिया। अब ये किसकी तरह दिख रहा है? कुछ इसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह, ये दिख रहा है ना, बट इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, माइनस में 2 m⁴ अपान में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? 2 से ऊपर गुणा कर दिया तो उससे नीचे। अब हम इसको सॉल्व किए थे, कितना आता? 13.6। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, और आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए, एक तो ये वैल्यू तो मिली ही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज ध्यान देना। या तो आप इसको रखो, जब हम वैल्यू रख देंगे तो ये ऐसे मिलेगा 2 × 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। हमें निकालनी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी अगर हमको निकालनी हो, टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस का 2 इंटू, लिखेंगे माइनस का 2 × 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला है, वैल्यू लिखना ना भूलें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। और ये देखेंगे ये किस में मिला है? काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, प्लस में, प्लस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर। इसकी 2 वैल्यू है, 2 में से एक घटाएगा तो एक बचेगा, वो भी ये माइनस में है, तो क्या बचा? क्या? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, नोट करिए, यहां तक हटा दिया जाए, समझ में आ गया है। अब देखिए यहीं पर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आएगा आपको, ठीक? कैसे समझना ध्यान से। अब हम निकालेंगे एनर्जी, निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एक प्रकार से क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जिसे उन सभी में क्वेश्चन समझ लेते हैं। टोटल एनर्जी फॉर, आप लिखेंगे ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर 1 2 3 4 ऐसे सब सेल, फॉर 1, 2, 3, 4, so on सेल, ठीक। हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें। हाइड्रोजन एटम के लिए निकालोगे जेड की वैल्यू 1। जब हम एन की वैल्यू 1 निकालेंगे, मतलब फर्स्ट सेल के लिए निकालेंगे, तो एनर्जी E1 निकाल लोगे ना, फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे हैं। क्या निकलेगा हमको? माइनस का 13.6 इंटू में जेड का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर अपान में एन का स्क्वायर, मतलब 1 का ही स्क्वायर मिले, क्या? माइनस का 13.6, ऐसे तो मिलेगा। E2 निकालो दूसरे सेल के लिए। दूसरे सेल की एनर्जी क्या है आपकी? दूसरे सेल की एनर्जी माइनस का 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ऊपर जेड है, जेड हमारा हाइड्रोजन के लिए 1 ही होता है एटॉमिक नंबर अपान। इधर 2 दूसरे सेल के निकालो, 2 का स्क्वायर मतलब 13.6 इंटू 1 अपान 4। 4 से इसको कैंसिल कर दोगे तो मिले क्या? माइनस में 4 3 जा 12 पॉइंट 4 4 जा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसी प्रकार E3 निकाल लेंगे, वो क्या मिलेगा? माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर मिला क्या हमको? माइनस का 13.6 इंटू 1 अपान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 9 से जब कट करोगे कितना बचेगा? 9 1 जा 9.51 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कट करके देखते रहिए। E4 निकालेंगे तो माइनस का 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपान में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप 4 से ले रहे हो। माइनस का 13.6 इंटू 1 अपान 4 का स्क्वायर करोगे 16 बचेगा। 16 से जब डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बोलो सहमत हो कि नहीं? कंफर्म हो? ऐसे हम ऐसे बढ़ते चले जाएं। अगर हम इनफाइनाइट के लिए निकालें, ई इनफाइनाइट मतलब ऐसी स्थान पर हम निकालें जहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इनफाइनाइट हो, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 13.6 इंटू 1
स्क्वायर अपान में इनफाइनाइट का स्क्वायर, अपान में इनफाइनाइट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, मतलब कोई एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0। तो इसके लिए मिला कि अगर हम एक प्रकार से ग्राफ दिखाएं, ग्राफ क्या आप सेल बनाकर दिखाएं अगर, अब हमें इसका काम तो है नहीं, अब हम इन सभी को भगा देते हैं, अपने अपने घर जाइए, आप लोग की छुट्टी, ठीक। अब हम देखिए सेल बनाते हैं, मतलब इसके लिए आप न्यूक्लियस बनाइए, एक न्यूक्लियस, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, काश गोला बनने लगे हमसे, 4 सेल, ठीक, 4 सेल बन गया ना, न्यूक्लियस दूसरी जगह चला गया। तो पहले के लिए देख रहे हैं, पहले वाले सेल के लिए कितनी एनर्जी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले के लिए एनर्जी कितनी है, कहाँ गया, 3.4, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले के लिए एनर्जी कितनी है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे वाले के लिए एनर्जी कितनी है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी अंदर से बाहर की ओर बढ़ रही है, घट रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, आप देखो इंक्रीज हो रही है एनर्जी, ये देखो बढ़ रही, माइनस 13.6 बड़ा है कि माइनस का 0.85, बताओ, ये बड़ा है जी, माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का 2, माइनस का 1 बड़ा है, तो ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये बड़ा है, तो ये नियरली इक्वल टू 0 है, वो 0 से बहुत दूर है, बहुत दूर। अब देखिए बात ये आती है कि अभी काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, अरे बालक होता क्या है, ये रहा हमारा 0, 1, 2, 3, ये -1, -2, -3, -4 ऐसे है ना, तो ये 0.85 कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा, माइनस का 0.85, और ये 1.5 कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा, माइनस का 1.5। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है जो 0 के निकटतम है, ये बड़ा है, क्योंकि आप इस सीरीज में चलते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इधर से इस सीरीज में भाग जाते हो, इधर से इस सीरीज में, ऐसा तो है नहीं, बढ़ती हुए क्रम में ऐसे चलते हो। तो आप देखिए अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, फोर्थ सेल को, तो आपको प्लस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, याद रखना। इसमें इसको हटाना चाहते हो, प्लस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अनंत में चला जाएगा। अनंत में हमारे लिए अनंत बहुत होता है, एटम बहुत छोटा होता है, अनंत मतलब उसके लिए बहुत छोटी वैल्यू, मतलब बहुत नजदीक, उसके लिए अनंत हो जाएगी, ठीक। प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो ये रिमूव होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसमें इस इलेक्ट्रॉन को हम प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम मान लो इसको दे दें 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमने एनर्जी दी कितनी, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना बचा हमें 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी बचा। क्या ये इस सेल में आ सकता है, पहुंच ही नहीं पाएगा, अभी इसकी वैल्यू बहुत कम है, कुछ यहीं तक आकर रुक जाएगा और ये वापस चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि वो या तो अगले वाले में चले जाए, या तो मतलब एनर्जी को देगा, जब एनर्जी से मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो या तो वो अगले वाले सेल में चला जाए, तभी वो एनर्जी को लेगा, अदरवाइज नहीं लेता, लेगा ही नहीं एनर्जी, उसको जरूरत ही नहीं। क्या करेगा इस एनर्जी को लेकर के, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर के, मतलब 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर के, यहां पर है, थोड़ा सा रिमूव होगा फिर वहीं पर चला जाएगा 10.8 सेकंड के लिए। क्या मतलब है, वो लेगा ही नहीं। वो अगर जब इस कक्षा में जाए, मतलब इसको छोड़ करके पलायन करने के लिए इसको अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी जाए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो बचा क्या हमको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसमें आ जाएगा, तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी को लेगा जिससे कि वो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में पहुंच सके या एकदम से फ्री हो सके, तभी लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। या इसको इतनी एनर्जी दी जाए कि ये यहां पर पहुंच जाए, मतलब अगर इसको एनर्जी दे दी जाए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऐसे 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दो इसको, सॉरी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 12.5 भी नहीं लेगा, वो आगे चला जा रहा है,
12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो उसको, कितना लेगा 5.1.5, ठीक, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास रह गया, तो माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी को लेता है जिसके कारण वो पाने के बाद वो किसी दूसरे फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर सके। सो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। अगला 6वां पोस्टुलेट जो बचा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से, नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से। अभी तक आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को ले सकता है ना तो लॉस कर सकता है। अब क्या बताया जा रहा है कि एनर्जी ले भी सकता है और लॉस भी कर सकता है। देखो ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी बात को गड़बड़ साबित कर रहा हूं, गलत साबित कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा क्या क्या रहा है 6वां पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी एंड लॉस एनर्जी, ठीक। इसका मतलब यह है अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में ही घूम रहा है, मान लो फर्स्ट सेल में ही घूम रहा है, तो वो ना तो एनर्जी को रिड्यूस करेगा ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना लेगा। अगर उसे इतनी एनर्जी दी जाए कि वो अगले फिक्स्ड ऑर्बिट में इसको ऐसे प्लान करके इसमें मूव करने लगे तो वो ले लेगा, तब वो ले लेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा। या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दे, वो लॉस कर जाए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाए, इसमें मूव करने लगे। ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे लॉस करके ऐसे ऐसे किसी भी ऑर्बिट में मूव करता रहता है। उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे ऑर्बिट में मूव करता था क्योंकि उनका तो फिक्स था नहीं। इन्होंने बताया, बोर्स ने, रदरफोर्ड का फिक्स नहीं था, इन्होंने बताया बोर्स ने कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसकी एनर्जी लॉस होगी तो ये इस ऑर्बिट में मूव करने लगेगा अगर एनर्जी देगा। तो एनर्जी लॉस कर सकता है, अगर ये लॉस करेगा तो नीचे वाले में आ जाएगा, अगर ये इसे एनर्जी मिल जाएगी गेन करेगा तो ये हाई जंप पर चला जाएगा। अगर ये एनर्जी को गेन किया, एनर्जी को गेन किया तो ये जंप कर जाएगा, जंप टू हाई एनर्जी लेवल या हाई सेल। उसके ऊपर वाले सेल में किसी भी जितने भी उसके पास एनर्जी होगी उतना वो जंप कर जाएगा। इसे बोलते हैं एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। अगर यही एनर्जी लॉस कर गया, एनर्जी लॉस कर गया तो ये क्या करेगा, नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। अभी तो जंप कर जा रहा, जब इसको एनर्जी मिल रही थी, जब ये लॉस कर जाएगा तो रिसीड बैक, रिसीड बैक, ये नीचे वाली सेल में आ जाएगा, बैक सेल, मतलब ये पीछे वाली सेल में आ जाएगा। मतलब इसे बोलते हैं डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये हाई वाले में जंप कर जाएगा, अगर ना मिली या फिर वो लॉस कर गया तो वो नीचे वाले में जंप कर जाएगा, लेकिन वो उसी ऑर्बिट में मूव करता रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती चली गई वो ऐसे ऐसे नीचे गिरते हैं, ऐसा होता ही नहीं। एनर्जी दो आप, वो हाई वाले में चला जाएगा, उतनी एनर्जी दो। या फिर कभी अगर उतनी एनर्जी उनकी खत्म हो गई तो वो नीचे वाले में आ जाएगा। जल्दी ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में। सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का लेक्चर मजा आ गया होगा, बोलो हाँ या ना, सब लोग लिखो। लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% समझ में आया। अब ऐसे ही लेक्चर आपको मिलेंगे, थोड़ा बड़े लेक्चर होने वाले हैं और ध्यान से समझिए, पेन कॉपी निकाल के बैठा कीजिए। जब तक लेक्चर चले तब तक आप लोग पढ़िए। हो सकता है 2-2, 3-3 घंटे के भी लेक्चर चल सकते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है आप रेगुलर लाइव क्लास का इंतजार कीजिए। आपको जब भी लाइव क्लास दी जाती है आपको 5 या 6 घंटे पहले इन्फॉर्म दे दी जाती है। इवन आपको टेलीग्राम पर भी नोटिफिकेशन मिल जाती है, या फिर आप इस पर भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ही, डोंट वरी। और ध्यान से ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसके PDF नोट्स भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम की लिंक दी जा रही है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेंगे @union class, वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे।
प्रोवाइड कराते रहते हैं। और टेलीग्राम अगर ग्रुप में हमसे कुछ मान लीजिए कोई बात हो या कुछ ना समझ में आता हो, अगर बात करना चाहें तो ये चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी विवेक मिश्रा स्टडी चैनल। अगर आप कोई और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या ना समझ में आ रहा हो कोई चीज़, कोई हेल्प जानना चाहते हैं या इस चैनल से जुड़ी कोई भी रेगुलर अपडेट जानना चाहते हैं तो ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, या मैंने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।